NCERT क्लास 11th चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें अभी तक हमने 2 कक्षाओं में बहुत कुछ सीखा है। पिछली वाली कक्षा में हमने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की बात की थी, उसके दृश्य क्षेत्र में कौन सी रेखाएं दिखाई दी थी उसकी बात की थी, तरंग व्यवहार देखा था और प्लैंक का कण सिद्धांत भी देखा था। आज की इस कक्षा में हम द्रव्य के द्वैत व्यवहार के बारे में बात करेंगे, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, श्रोडिंगर तरंग समीकरण और इसके बाद कक्षकों की आकृतियों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे द्रव्य का द्वैत व्यवहार। डी ब्रोगली के अनुसार विकिरण के समान द्रव्य को भी द्वैत व्यवहार प्रदर्शित करना चाहिए। जिस प्रकार फोटोन का संवेग तथा तरंगदैर्घ्य दोनों होते हैं, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन का भी संवेग तथा तरंगदैर्घ्य होना चाहिए। पदार्थ के कण के लिए तरंगदैर्घ्य लैम्डा तथा संवेग p में निम्नलिखित संबंध होता है, लैम्डा इजकल टू h/mv या लैम्डा इजकल टू h/p। यहाँ m कण का द्रव्यमान, v उसका वेग तथा p संवेग है। समझने की कोशिश करें। बात कर रहे हैं द्रव्य के द्वैत व्यवहार की। आपको याद होगा तो प्रकाश का द्वैत व्यवहार होता है, मतलब ड्यूअल नेचर होती है। ड्यूअल नेचर का मतलब क्या कि उसकी पार्टिकल नेचर भी होती है और वेव नेचर भी होती है, उसकी कण प्रकृति भी है और उसकी तरंग प्रकृति भी है। तो फिर ये कहा गया कि जिस प्रकार प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, या हम फोटोन की बात करें, फोटोन की द्वैत प्रकृति होती है, उसी प्रकार से सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिसमें हम कहें इलेक्ट्रॉन की भी द्वैत प्रकृति होनी चाहिए, यानी उसकी भी ड्यूअल नेचर होनी चाहिए। अर्थात उसको कण के समान भी व्यवहार करना चाहिए और तरंग के समान भी व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि कुछ गुण जिनके बारे में हमने पिछले कक्षा में बात की थी, जैसे ब्लैक बॉडी, आदर्श कृष्णिका, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसको हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा था, या प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत, ये इलेक्ट्रॉन के कण व्यवहार की व्याख्या करता है। लेकिन कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ भी हैं, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन के गुण भी हैं जिनको कण व्यवहार से हम या पार्टिकल नेचर से हम नहीं समझा सकते, उन्हें हम तरंग व्यवहार से या वेव नेचर से ही हम समझा पाएंगे। तो इस प्रकार यह बात समझ में आई कि जिस प्रकार प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, प्रकाश की या लाइट की ड्यूअल नेचर होती है, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन की भी ड्यूअल नेचर या द्वैत प्रकृति होनी चाहिए। यानी कि उसमें कण सदृश गुण भी होने चाहिए, पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़ भी होनी चाहिए और वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ भी, यानी कि तरंग सदृश गुण भी होने चाहिए। तो डी ब्रोगली ने दोनों को मिलाया। उन्होंने कहा कि जैसे लैम्डा बराबर h/mv, ये कहाँ से आया? इन्होंने कहा m यहाँ पर मास को बता रहा है, आप समझ रहे हैं, m यहाँ पर मास को बता रहा है और लैम्डा यहाँ पर उसकी तरंग यानी कि वेव नेचर को बता रहा है। तो एक पार्टिकल नेचर को बता रहा है, एक वेव नेचर को बता रहा है। तो डी ब्रोगली ने दोनों को मिलाकर एक समीकरण दी जिसको लैम्डा इजकल टू h/mv या लैम्डा इजकल टू h/p कहते हैं। p मतलब मोमेंटम, मोमेंटम मतलब संवेग। संवेग कैसे बनता है? द्रव्यमान इंटू वेग को संवेग कहते हैं। तो डी ब्रोगली समीकरण के बारे में अगर आपसे पूछे तो आप कहोगे क्या कि लैम्डा इजकल टू h/mv या लैम्डा इजकल टू h/p, और p यहाँ पर क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग के अनुसार किसी इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति तथा सही संवेग का निर्धारण एक साथ करना संभव नहीं है। डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू h/4π, या हम इस डेल्टा p को, संवेग को, यदि हम m डेल्टा v से रिप्रेजेंट करें और m को उस साइड ले जाएं तो आ जाएगा डेल्टा x इंटू डेल्टा v इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू h/4πm। यहाँ जो डेल्टा x है वो स्थिति की अनिश्चितता कहलाता है और डेल्टा p संवेग की अनिश्चितता है। इसको भी समझें। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता को, सिद्धांत को समझिए। हाइजेनबर्ग क्या कहते हैं? हाइजेनबर्ग ये कहते हैं कि जैसे मान लीजिए मैक्रो पार्टिकल्स हैं, जो क्लासिकल मैकेनिक्स कहती थी। मैक्रो पार्टिकल का तो हम हाइजेनबर्ग अनिश्चितता के सिद्धांत को समझने की कोशिश करें कि ये जो हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत है, ये केवल माइक्रो पार्टिकल्स पर लागू होता है, मैक्रो पार्टिकल्स के लिए नहीं। समझने की कोशिश करें, है क्या इसमें? है क्या कि जो मैक्रो पार्टिकल्स हैं, जिनको हम स्थूल कण या वृहद कण भी कहते हैं, इनकी तो हम एक साथ स्थिति और संवेग दोनों को ज्ञात कर सकते हैं या दोनों को निर्धारित कर सकते हैं।
लेकिन जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं, जिनके हम जैसे हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, यदि हम इसकी स्थिति और संवेग को सही सही एक साथ यथार्थता से ज्ञात करना चाहें तो वो संभव नहीं है। यहाँ आप बात को विशेष ध्यान से सुनें। यह भी नहीं कह रहे कि हम इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति को नहीं बता सकते, हम यह भी नहीं कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के हम सही संवेग को नहीं बता सकते हैं। कहने का मतलब यह यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति और इलेक्ट्रॉन के संवेग को एक साथ साइमल्टेनियसली यथार्थता से यानी एक्यूरेसी से मापा जाना संभव नहीं है। यदि हम सही स्थिति का निर्धारण कर लेते हैं तो संवेग अनिश्चित हो जाता है, और यदि हम सही संवेग का निर्धारण करेंगे तो स्थिति अनिश्चित हो जाएगी। आपने देखा था, हमने क्या लिखा था कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। अब एच प्लैंक कांस्टेंट है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड, और 4 भी एक कांस्टेंट वैल्यू है और पाई भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी, इनका प्रोडक्ट एक, इनका गुणनफल एक क्या होगा, स्थिर राशि होगी, एक निश्चित मान होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। अब डेल्टा एक्स क्या है यहाँ पर, स्थिति की अनिश्चितता, डेल्टा पी यहाँ पर क्या है, संवेग की अनिश्चितता। दोनों का गुणनफल है स्थिर। यदि हम क्या करें, पहले वाले केस में हम ये समझें कि हम इस सही सही स्थिति ज्ञात करना चाह रहे हैं या सही सही स्थिति हम ज्ञात करते हैं, इसका मतलब अनिश्चितता कम हो जाएगी, यानी कि डेल्टा एक्स कम हो जाएगा। दोनों का गुणनफल है स्थिर, तो जितना डेल्टा एक्स कम होगा उतना डेल्टा पी बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गई ना। दोनों का गुणनफल, दोनों का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये कम हो रहा है, डेल्टा एक्स कम हो रहा है क्योंकि हम सही स्थिति ज्ञात कर रहे हैं, तो अनिश्चितता कम हो रही है, तो उतना ही संवेग की अनिश्चितता बढ़ जाएगी। तो डेल्टा पी को ज्ञात करना ऐसे में कठिन हो जाएगा। दूसरी तरह से समझें, यदि हम सही सही संवेग ज्ञात करना चाहते हैं तो मतलब संवेग की अनिश्चितता कम हो जाएगी, तो इसका मान कम हो गया, तो उसी साइमल्टेनियसली डेल्टा एक्स का मान बहुत बढ़ जाएगा। तो या अब हम सही सही स्थिति मालूम नहीं कर सकते, तो एक साथ दोनों को, सही स्थिति और सही संवेग को हम एक साथ ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ये हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत कहलाता है। बात बिल्कुल समझ में आ गई। इस सिद्धांत का महत्व देखिए, यह सिद्धांत केवल माइक्रो पार्टिकल्स या सूक्ष्म कणों पर लागू होता है, मैक्रो पार्टिकल्स या स्थूल कणों पर नहीं। एक एग्जाम्पल से बात को समझाने की कोशिश की है। एक ऐसा पार्टिकल जिसका मास कितना है, 10⁻⁻6 किलोग्राम, ये हमने एक मैक्रो पार्टिकल लेके चल रहे हैं। इस पर अनिश्चितता के सिद्धांत को यदि हम लागू करें तो क्या हमने देखा था, फॉर्मूला क्या था इसका, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई एम। यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, मैक्रो पार्टिकल की, जो है जिसका मास है 10⁻6 किलोग्राम। अब एच एक प्लैंक कांस्टेंट, इसकी एक स्टेबल वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, वो कितनी है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। 4 लिख लिया, पाई की वैल्यू 3.1416, और जो एम है मास वो कितना है 10⁻6 किलोग्राम। जब इसका हमने कैलकुलेशन किया तो वैल्यू कितनी आई 10⁻28। ध्यान से देखिए, 10⁻28 मीटर स्क्वायर सेकेंड -1। इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू इतनी कम है 10⁻28, ये इतनी नेग्लिजिबल स्मॉल है कि इसको मापा जाना संभव नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मैक्रो पार्टिकल पर या स्थूल कणों पर लागू नहीं होता है। इसके बाद आगे की बात करते हैं। हम इलेक्ट्रॉन के लिए देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन के लिए अनिश्चितता का सिद्धांत क्या दिखाता है। वैल्यू तो वही रखेंगे, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई एम। एच की वैल्यू वही आएगी 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। 4 की जगह 4 रख दिया, पाई की जगह 3.1416 सेकेंड, और एम यहाँ पर रखेंगे हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का मास कितना है 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। और इसका जब हमने कैलकुलेशन किया तो ये कितना निकल कर आया 10⁻⁻4। अब इस 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर सेकेंड -1, इसको हम आसानी से माप सकते हैं। ये एक मेजरेबल क्वांटिटी है, इसको मापा जाना संभव है। तो इसीलिए कह सकते हैं कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत मैक्रो पार्टिकल पर तो लागू नहीं होता, स्थूल कणों पर तो लागू नहीं होता है, लेकिन सूक्ष्म कणों पर जैसे इलेक्ट्रॉन, इस पर यह लागू होता है क्योंकि इसको मापा जाना संभव है। परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल। चिरसम्मत तरंग यांत्रिकी मॉडल स्थूल कणों के लिए सही है,
परंतु सूक्ष्म कणों के लिए यह विफल हो जाता है। चिरसम्मत यांत्रिकी अवपरमाणु कणों के द्वैत व्यवहार तथा अनिश्चितता सिद्धांत की उपेक्षा करता है। इसको समझें। जैसे पहले हमने बात की कि क्लासिकल मैकेनिक्स केवल मैक्रो पार्टिकल के लिए, इसको यदि हम माइक्रो पार्टिकल पर अप्लाई करने की कोशिश करें तो ये फेल हो जाती है। क्यों फेल हो जाती है? क्योंकि ना तो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन कर पा रही है और ना ही ये ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर को एक्सप्लेन कर पाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं माइक्रो पार्टिकल्स के लिए, तो माइक्रो पार्टिकल्स के लिए ये एप्लीकेबल है। तो मैक्रो पार्टिकल के तो एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन माइक्रो पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि माइक्रो पार्टिकल के लिए हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत भी लागू होता है और ड्यूअल नेचर, जैसे हमने बात की थी इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों होती हैं, दोनों के लिए लागू होता है। द्रव्य के दोहरे व्यवहार को, ड्यूअल नेचर को ध्यान में रखकर विकसित विज्ञान को क्वांटम यांत्रिकी कहते हैं। इसमें उन अति सूक्ष्म कणों की गतियों का अध्ययन करते हैं जो तरंग एवं कण दोनों के समान गुण दर्शाते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, इसमें ड्यूअल नेचर को ध्यान में रखा, माइक्रो पार्टिकल्स की हम बात करते हैं और माइक्रो पार्टिकल्स के जो मोशन की बात करेंगे वो ऐसे माइक्रो पार्टिकल जो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों दिखाते हैं। ऐसे सिस्टम या ऐसे निकाय जिनकी ऊर्जा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है, उनके लिए श्रोडिंगर ने एक समीकरण दी जिसे कहते हैं Hψ = Eψ। फिर समझें, देखो श्रोडिंगर ने क्या किया कि एक इक्वेशन दी, किन के लिए दी? माइक्रो पार्टिकल के लिए। कौन से माइक्रो पार्टिकल? जो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों दिखाते हैं, उनके लिए उन्होंने इक्वेशन दी। इसके डिटेल स्टडी हमारी हायर क्लासेज में है, अभी नहीं है। अभी केवल हमको इतना पढ़ना है, Hψ = Eψ। साई यहाँ पर वेव फंक्शन या तरंग फलन कहलाता है। H यहाँ पर क्या है? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, इसको हैमिल्टोनियन संकारक कहते हैं। परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल के प्रमुख लक्षण। परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्वांटीकृत होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर जो परमाणु है उसके जितने भी ऊर्जा स्तर होंगे, उन ऊर्जा स्तरों में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी निश्चित ऊर्जा होती है और ये भी क्या होती है? क्वांटाइज्ड होती है। इलेक्ट्रॉन के तरंग गुण के कारण क्वांटित इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तरों का अस्तित्व होता है। वेव नेचर के कारण से क्या होगा, इनकी जो क्वांटाइज इलेक्ट्रॉनिक लेवल है उनकी हम व्याख्या कर सकते हैं। किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन की स्थिति और सही संवेग को या सही वेग को एक साथ ज्ञात नहीं कर सकते हैं। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के तरंग फलन को परमाणु कक्षक कहते हैं। किसी परमाणु में किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होने की प्रायिकता इस बिंदु पर कक्षक तरंग फलन के वर्ग के समानुपाती होती है। इसको समझने की कोशिश करें, ये क्या कहा गया है। यहाँ जब हम वेव मैकेनिक्स की बात करते हैं या क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस उसको साई से रिप्रेजेंट किया है। जैसे हमने कहा था श्रोडिंगर ने किससे दिया था? साई से। साई यहाँ पर क्या है? वेव फंक्शन या तरंग फलन है। जैसे हम पहले जब बोर की बात कर रहे थे, बोर मॉडल की, तो इलेक्ट्रॉन को ई से या फिर एक डॉट दिखाते थे। यहाँ क्या कह रहे हैं, वो एक वेव फंक्शन है, एक तरंग फलन है जिसको कि साई से रिप्रेजेंट करते हैं। साई यहाँ पर क्या है? फिर समझें, साई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की नाभिक के चारों ओर पाए जाने की प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। नाभिक के चारों ओर जहां इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा या इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम यानी कि 90% से अधिक होगी, उसे क्या कहते हैं? ऑर्बिटल या फिर कक्षक कहते हैं। तो कक्षक वो स्थान है जहां पर नाभिक के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। हमने क्या कहा, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? साई से। एक और बात यहाँ ध्यान से हम समझें कि हमने क्या कहा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू साई, उसको साई से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं, श्रोडिंगर वेव समीकरण का हम जब हल निकालते हैं तो साई की वैल्यू कई बार निगेटिव भी मिलती है और हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। शब्दों को ध्यान से सुने, जब श्रोडिंगर तरंग समीकरण का हल निकाला तो साई के कई मान प्राप्त होते हैं, उनमें से कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो निगेटिव भी होती हैं। और हम क्या रहे हैं, साई क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, और प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव हो नहीं सकती। तो इसके लिए फिर उन्होंने कहा कि बजाय कि साई के उसको साई स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस रिप्रेजेंटेड बाय साई स्क्वायर,
तो यदि नेगेटिव में वैल्यू भी आती है तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब उसको साई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन द न्यूक्लियस इज इक्वल टू क्या हो गया, साई स्क्वायर। तो साई स्क्वायर से हमने क्या किया, उस इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को बता दिया, प्रायिकता को बता दिया, क्योंकि साई स्क्वायर जब करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगी। कक्षक एवं क्वांटम संख्या। किसी परमाणु में कई कक्षक संभव हैं। इन कक्षकों में उनके आकार, आकृति एवं अभिविन्यास के आधार पर अंतर किया जा सकता है। प्रत्येक कक्षक को 3 क्वांटम संख्याओं n, l तथा ml से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या n एक धनात्मक पूर्णांक होती है, इसका मान 1, 2, 3, 4 आदि होता है। n का मान बढ़ने पर अलाउड एनर्जी लेवल्स या अलाउड ऑर्बिटल्स की संख्या बढ़ती चली जाती है। जैसे n बराबर 1 है तो l, 2 है तो m, 3 है तो n और 4 है तो o, और इसी प्रकार n का मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे कक्षक की ऊर्जा बढ़ती चली जाती है। एजीमुथल क्वांटम नंबर या द्विगंशी क्वांटम संख्या l को कोणीय संवेग भी कहते हैं और यह कक्षक के त्रिविमीय आकार को परिभाषित करती है। इन बातों को समझो। किसी भी परमाणु के में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का सही हमें बताना है, उसके बारे में जानकारी देनी है। तो उसके लिए 3 क्वांटम संख्याएं हैं। एक n, जिसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। एक है l, एजीमुथल क्वांटम नंबर या जिसको द्विगंशीय क्वांटम संख्या कहते हैं। और एक है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या चुंबकीय क्वांटम संख्या कहलाती है। बात समझ में गई। अब ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से। अगर n इजिकल टू 1 है तो उसको हम कहते हैं ये k शेल है। n इजिकल टू यदि 2 है तो ये l शेल। तो इसी प्रकार से n की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 होगी, तो ये कोश k, l, m, n, o इस प्रकार से कहलाते हैं। n क्या बताता है? हमने कहा न्यूक्लियस के चारों ओर पाए जाने की संभावना। ये नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन जिन कोश में मिल रहा है वो बता रहा है। इसका मतलब ये परमाणु के आकार को बता रहा है। हमने कहा ये जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलते हैं उसको हमने एनर्जी लेवल्स भी कहा। तो इसका मतलब ये जो परमाणु में जहाँ इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को भी बता रहा है। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या क्या समझाता है? ये परमाणु के आकार को समझाता है और ये साथ में क्या बता रहा है? उन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा को भी बता रहा है। दूसरी बात की हमने एजीमुथल क्वांटम नंबर या द्विगंशी क्वांटम संख्या। ये क्या है? द्विगंशी क्वांटम संख्या के लिए जैसा कि अब समझाया गया कि इसकी वैल्यू हमेशा n से 1 कम होगी। मान लीजिए n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू होगी 0। एक वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 0 होगी। मान लीजिए n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू होगी 0 और 1। मतलब मान तो 2 होंगे लेकिन 2 कौन से होंगे? 0 और 1, यानी कि n से 1 कम। n की वैल्यू 2 तो l की वैल्यू 0 और 1। n की वैल्यू 3 तो l की वैल्यू भी 3 होंगी, लेकिन कौन कौन से होंगी? 0, 1, 2। तो l जिसको द्विगंशी क्वांटम संख्या कहते हैं वो क्या होता है? हमेशा n-1 से हम उसको बता सकते हैं। ये क्या बताती है? ये आकृति को बताती है। ये क्या बता रही है? ये जो जिस कोश में इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं उनकी आकृति या शेप बता रही है। कैसे समझा रही है? यदि हमने कहा कि n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 0 कभी नहीं हो सकती, n की वैल्यू 1 तो l की वैल्यू 0 और l की वैल्यू 0 का मतलब s ऑर्बिटल। फिर सुने, l की वैल्यू 0 का मतलब s ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल गोलाकार होता है। फिर हमने कहा n की वैल्यू यदि हम कहें 2 तो l की वैल्यू 0 और 1, 0 के लिए तो s ऑर्बिटल हो गया तो 1 के लिए हो गया p ऑर्बिटल। कौन सा हुआ? p। 1 के लिए p ऑर्बिटल। और p ऑर्बिटल होता है डम्बल शेप। p ऑर्बिटल है डम्बल शेप। इसी प्रकार से l की वैल्यू 2 होने पर ये आ रहा है d ऑर्बिटल और d हम जानते हैं क्या होता है? डबल डम्बल शेप। l की वैल्यू 3 होने पर यह आता है f ऑर्बिटल जो होता है ट्रिपल डम्बल शेप। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बता रहा है? एजीमुथल क्वांटम नंबर या द्विगंशी क्वांटम संख्या आकृति को बता रही है कि जहां इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं जिस कक्षक में वो कक्षक गोलाकार है या फिर वो डम्बल शेप है या वो डबल डम्बल शेप है या फिर वो ट्रिपल डम्बल शेप है। तो इस प्रकार से ये एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बता रहा है? उसकी आकृति को दर्शाता है। n के दिए गए मान के लिए l के मान 0 से n-1 तक हो सकते हैं। यदि n बराबर 1 है तो l बराबर 0 एक मान होगा, n बराबर 2 है तो l की वैल्यू 0 और 1 2 मान होंगे,
n की वैल्यू 3 है तो l के मान 0, 1, 2 कुल 3 मान होंगे। जैसा कि हमने पहले समझा कि l की वैल्यू 0 होने पर ये s उपकोष कहलाता है, l की वैल्यू 1 होने पर यह p उपकोष, l की वैल्यू 2 होने पर d उपकोष और इसी प्रकार l की वैल्यू 3 होने पर यह f उपकोष कहलाता है। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है l बराबर 0 s, l बराबर 1 p, l बराबर 2 d और l बराबर 3 होने पर यह f उपकोष कहलाता है। और जैसा कि हमने पहले बात की कि ये जो s होता है ये गोलाकार है, p डंबल शेप है और d डबल डंबल शेप और f ट्रिपल डंबल शेप होता है। इसके बाद तीसरी क्वांटम संख्या है चुंबकीय क्वांटम संख्या या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यह संगत कक्षकों के त्रिविम अभिविन्यास की जानकारी देती है। ये क्या बता रही है? ओरिएंटेशन बता रहा है कि 3 डायमेंशन ओरिएंटेशन कैसा है। किसी उपकोष के लिए m के 2l प्लस मान संभव हैं, इन्हें -l, 0 और +l द्वारा दर्शाते हैं। इसको यहाँ पर समझो, देखो l बराबर 0, हमने सबसे पहले क्या जैसे शुरू से समझें, n की वैल्यू मानो 1, n की वैल्यू 1 तो l की वैल्यू 0 हो गई। किसके लिए बात हो गई? s ऑर्बिटल। अभी इनमें से पहले बात की थी n बराबर 1, l बराबर 0, 0 का मतलब s ऑर्बिटल। अब जब l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी 0 होगी, इसका मतलब m का कुल एक मान होगा इस समय। l बराबर 1 का मतलब हमने क्या सीखा था? p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल के लिए m के 3 मान होंगे। हमने क्या कहा? 2l प्लस 1, फॉर्मूला आप देख रहे हैं 2l प्लस 1, l की जगह आप रख दें 1 तो 2 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि कुल 3 हो गए। तो m के 3 मान होंगे। कौन कौन से 3 मान होंगे? -1, 0 और +1, -1, 0 और +1। तो हमने क्या कहा? l बराबर 1 होने पर 3 और p ऑर्बिटल, तो p में 3 प्रकार के ऑर्बिटल हो गए, px, py और pz। क्या ऊपर क्या कहा हमने कि यह ओरिएंटेशन को बता रहा है। तो px क्या है? x कोऑर्डिनेट पर, py y कोऑर्डिनेट पर और pz z कोऑर्डिनेट पर। तो वो जो डंबल शेप है वो p को x कोऑर्डिनेट पर है या y कोऑर्डिनेट पर है या z कोऑर्डिनेट पर है, ये कौन बताएगा? ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। सामान्यतः ऐसा मानते हैं कि pz के लिए तो वैल्यू 0 मानते हैं। यदि आपसे कोई कहे कि l की वैल्यू 1 है और m की वैल्यू 0 है तो कौन सा होगा? तो आप कहोगे pz। अब रह गए px और py, इनके लिए वैल्यू +-1। +-1 का मतलब क्या? यदि px -1 है तो py +1 हो जाएगा, यदि px +1 है तो py -1 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? 3 वैल्यू कौन कौन सी है? -1, 0 और +1। 0 किसके लिए हो गई? pz के लिए। यदि px -1 है तो py +1 हो गया, यदि px +1 है तो py -1 हो गया। तो 3 कुल मिला के ओरिएंटेशन बता रहा है ये 3 कोऑर्डिनेट्स में px, py और pz। आगे सीखे l बराबर 2। ये l बराबर 2 का मान का मतलब क्या? d ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल का मतलब क्या कि 2 इंटू 2 प्लस 1, ऊपर मान वही रखेंगे m में 2l प्लस 1, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 कितने हो गए? 5। इसका मतलब इसके कुल 5 मान होंगे। ये 5 कौन कौन से हो सकते हैं? -2, -1, 0, +1 और +2। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि d कुल 5 ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन से? dxy, dyz, dxz, dx² y² और dz²। इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण, अब इसको थोड़ा सा समझो। देखो, जैसा कि हमने पहले आपसे कहा कि किसी इलेक्ट्रॉन की सही बारे में उसके बारे में जानकारी देने के लिए हम क्या करते हैं? क्वांटम संख्याओं का उपयोग करते हैं। उसमें मुख्य क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर, दिगंशी क्वांटम संख्या और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये ठीक उसी तरह से है जैसे माना आपको कहीं लेटर भेजना है, तो लेटर भेजने के लिए आप क्या करेंगे? एड्रेस लिखते हैं। एड्रेस में पहले उसका नाम लिखेंगे, फिर उसका जहाँ जिस भी वो कॉलोनी रहता है उसका नाम लिखेंगे, उसके बाद सिटी का नाम लिखेंगे, फिर स्टेट का लिखेंगे। तो एक एक चीज़ बिल्कुल जब सही जानकारी होती है तो वो लेटर उस व्यक्ति तक पहुंच जाता है। तो यहाँ भी यही है, इलेक्ट्रॉन का पता लगाने के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो हम यह बता सकते हैं इन तीनों के आधार पर कि इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में उपस्थित है। लेकिन इसके बाद एक और क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ी, क्योंकि एक उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब हम कौन से वाले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं? एक उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और हम एक उपकोष के बारे में बता दिया, उसके हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में बता दिया। लेकिन हम 2 में से कौन से इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इसके लिए एक चौथी क्वांटम संख्या की आवश्यकता हुई, वो कहलाती है स्पिन क्वांटम नंबर, या जिसको हम इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन स्पिन।
तो इलेक्ट्रॉन स्पिन दो प्रकार से हो सकता है, एक तो यदि वो क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा हो और एक वो यदि वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा हो। तो जब इसको जो अगर वो क्लॉकवाइज स्पिन करता है, सामान्यतः ऐसा मान लिएगा, कन्वेंशन है, तो उसको हम +½ से रिप्रेजेंट करते हैं, और यदि वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो उसको -½ से रिप्रेजेंट करते हैं। एक को हम एरो को अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाते हैं और दूसरे को हम उसको क्या बताते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो उससे हम चौथी क्वांटम संख्या के बाद में हम एक उपकोष में जो दोनों इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं उसके बारे में भी हम जानकारी दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण किसी परमाणु कक्षक के लिए चिन्हित तीनों क्वांटम संख्याओं यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को उसकी ऊर्जा, आकार और अभिविन्यास को परिभाषित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एनर्जी बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर आकार बता रहा है और ये जो आकृति को भी बता रहा है ये, और तीसरा जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वो उसके ओरिएंटेशन या अभिविन्यास को बताता है। बहुपरमाणविक परमाणुओं में हाइड्रोजन में तो केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन जो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाले परमाणु हैं उनमें देखा स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में ये तीनों क्वांटम संख्याएं पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि उसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो उनके लिए किसी में डबलेट मिल रहा था तो कुछ में ट्रिपलेट मिल रहा था। तो इसको समझाने के लिए उल्हनबेक और गाउट-स्पिट ने एक चौथी क्वांटम संख्या दी जिसे इलेक्ट्रॉन प्रचक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की प्रचक्रण अवस्थाएं कुल 2 होती हैं, जिनको +½ और -½ से प्रदर्शित करते हैं। चुने हुए अक्ष पर के सापेक्ष 2 अभिविन्यासी संभव हैं। कौन कौन से ओरिएंटेशन पॉसिबल है, या तो वो क्लॉकवाइज करे या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज करे। इलेक्ट्रॉन की प्रचक्रण अवस्थाओं को या तो अपवर्ड डायरेक्शन में एक एरो के द्वारा या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एरो के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और यह भी हम जानते हैं कि एक ऑर्बिटल में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकते, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन का प्रचक्रण या इनका स्पिन विपरीत होगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यदि अपवर्ड डायरेक्शन में है तो दूसरे को हम डाउनवर्ड डायरेक्शन दिखाएंगे, एक अगर क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा। तो इन चारों क्वांटम संख्याओं से हमने क्या सीखा, हमने सीखा इन चारों क्वांटम संख्याओं से इलेक्ट्रॉन के, हमने सबसे पहले ऊर्जा के बारे में सीखा, उसके बाद उसके हमने आकृति के बारे में सीखा, उसके बाद तीसरे से हमने उनकी अभिविन्यास के बारे में सीखा, और चौथा हमने सीखा कि वो इलेक्ट्रॉन उसके क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है। परमाणु कक्षकों की आकृतियां, शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मैक्स बॉर्न ने बताया कि तरंग फलन का वर्ग साई² उस बिंदु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व की प्रायिकता को दर्शाता है। 1s 2s कक्षकों के लिए साई² में परिवर्तन को r के सापेक्ष यदि हम दर्शाते हैं तो आपको जो ग्राफ दिखाई दे रहे हैं वो इस प्रकार से मिलते हैं। समझें, इसको कोशिश करें। जैसे हमने पहले कहा कि जो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता है वो वेव फंक्शन, उसको हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमने कहा साई की वैल्यू कई बार नेगेटिव भी आ जाती है, इसलिए क्या किया, उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करके साई² बना लिया। और साई² में फिर हमने साई² में और आर में, आर मतलब यहाँ से न्यूक्लियस से डिस्टेंस है, उसमें हमने एक ग्राफ प्लॉट किया। ग्राफ को आप ध्यान से देखो, इसमें दिख रहा है जब न्यूक्लियस, जहाँ 0 दिख रहा है वो न्यूक्लियस है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। और जैसे जैसे आर का मान बढ़ रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट पर देखें, जैसे जैसे आर का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे इसमें इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कम होती चली जा रही है। ये 1s ऑर्बिटल के लिए। 2s ऑर्बिटल के लिए देखें तो पहले न्यूक्लियस के पास सबसे ज़्यादा, उसके बाद मान कम होता चला गया और फिर वापस से जब मिनिमम होकर वो वापस से बढ़ने लगता है। अब इसी ग्राफ को उन्होंने साई² से दिखाया है। 1s कक्षक में प्रायिकता घनत्व नाभिक पर अधिकतम होता है, जो नाभिक से दूर जाने पर घटता चला जाता है। 2s कक्षक के लिए प्रोबेबल डेंसिटी पहले तेजी से घटकर शून्य की तरफ जाती है और फिर वापस बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। जैसे जैसे आर का मान बढ़ता जाता है वैसे वैसे यह स्मॉल मैक्सिमा के पश्चात पुनः शून्य हो जाता है। तो यहाँ देखें आप, साई² में भी न्यूक्लियस के पास मैक्सिमम है, उसके बाद धीरे धीरे करके जैसे जैसे आर का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे ये प्रोबेबल डेंसिटी कम होती चली जा रही है। ये पहला वाला जो दिखा रहे हैं वो 1s के लिए है और दूसरा वाला 2s के लिए। आप देखें पहले मान कम होता चला जा रहा है, 0 तक पहुंचा और उसके बाद वापस बढ़ा, एक स्मॉल मैक्सिमम लिया और वापस से कम हो गया। इसका मतलब ये पहले हमें दिखाई दे रहा है न्यूक्लियस से वहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी धीरे धीरे कम हो गई, फिर 0 हो गई, फिर वापस से बढ़ गई। इसके आधार पर इन्होंने क्या किया, आप देखो ये एक इन्होंने परिसीमा आरेख बनाया।
इसको हम बाउंड्री डायग्राम भी कहते हैं कि आप सेंटर में देखो मानो न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन की यहाँ प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम दिखाई दे रही है, और जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं यह डेंसिटी कम होती चली जा रही है। 1s को आप लेफ्ट साइड में ध्यान से देखो तो ये क्या हो रहा है कि पहले तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम है, यहाँ मैक्सिमम डेंसिटी आपको दिखाई दे रही होगी, और जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं ये डेंसिटी कम होती चली जा रही है। इसका मतलब पाए जाने की संभावना कम होती चली जा रही है। और जैसा कि पहले हमने सीखा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम यानी कि 90% के आसपास होती है, वो क्या कहलाता है, उसका ऑर्बिटल कहलाता है। 2s को देखो, जो सेंटर में देखो आप ध्यान से, वहाँ पर पाए जाने की संभावना पहले बढ़ती गई, फिर डेंसिटी कम हो गई, आपको एक लाइटर पोर्शन दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पर संभावना बहुत कम हो गई। जो हमने कहा था पहले वो घट तक 0 तक जाएगा, फिर वापस बढ़, फिर देखो वापस से वो डेंसिटी बढ़ गई। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं ये 2s ऑर्बिटल का भी उन्होंने बाउंड्री डायग्राम दिखाई दे रहा है। अब इसमें जो ध्यान से देखें, पहले डेंसिटी न्यूक्लियस के पास बहुत अधिक है, कम होती चली गई, बहुत कम हो गई और वापस से बढ़ने लग गई। तो ये किसको बता रहा है, 2s ऑर्बिटल को बता रहा है। तो यह बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है हमें कि ऑर्बिटल का शेप किस प्रकार से बना है, कक्षक की आकृतियां किस प्रकार से बनी हैं। एस कक्षकों के विपरीत पी कक्षकों के जो सरफेस बाउंड्री डायग्राम है वो 2 भाग होते हैं। वहाँ तो कुल एक था, एक स्फीरिकल गोलाकार बता रखा था, यहाँ 2 भाग होते हैं जिनको लोब्स कहते हैं, यानी कि पी ऑर्बिटल के 2 लोब हैं। उन 2 लोब का आप नीचे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहे होंगे। हमने कहा था जो तीनों पी ऑर्बिटल है उनका ओरिएंटेशन अलग अलग होता है, एक एक्स कोऑर्डिनेट पर, एक वाई कोऑर्डिनेट पर, एक जेड कोऑर्डिनेट पर। तो एक्स कोऑर्डिनेट पर हमें अलग ओरिएंटेशन दिखाई दे रहा है, वाई पर अलग दिखाई दे रहा है और जेड पर हमें अलग दिखाई दे रहा है। ये जो तीनों पी एक्स, पी वाई और पी जेड ऑर्बिटल हैं, इनकी आकृति एक जैसी है, डंबल शेप आपको दिखाई दे रहे हैं, इनकी एनर्जी एक समान होती है। ये क्या कहलाते हैं, ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहलाते हैं, समभ्रंश कक्षक। समभ्रंश मतलब जिनकी एनर्जी समान होती है। तो पी एक्स, पी वाई और पी जेड, इनकी आकृति समान है, इनकी शेप समान है, डंबल शेप है, इनकी एनर्जी समान है। अंतर क्या है, अंतर केवल ओरिएंटेशन में डिफरेंस है, एक एक्स कोऑर्डिनेट पर है, एक वाई कोऑर्डिनेट पर, एक जेड कोऑर्डिनेट पर। और ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि एल का मान 1 होने पर एम के 3 मान होते हैं, -1, 0 और +1। उसमें जनरली 0 पी जेड के लिए है और पी एक्स, पी वाई के लिए +-1 होता है। डी कक्षकों की बात करें तो डी कक्षक हमने कहा कि डी कब होता है, जब l बराबर 2, l की वैल्यू 2। l की वैल्यू 2 होने पर m के मान कुल कितने, 5, क्योंकि 2 × 2 + 1 5 हो गए। 5 कौन से, -2, -1, 0, +1 और +2। अब ये जो 5 डी कक्षक हैं ये कौन कौन से हैं, dxy, dyz, dxz, dx² y² और dz²। ये डबल डंबल शेप है, आप डायग्राम में देखो आपको डबल डंबल शेप दिखाई दे रहे होंगे। एक और बात यहाँ ध्यान से आप देखें कि जो dxy, dyz और dxz है, dxy, dyz और dxz, ये जो 3 आपको शुरू में दिखाई दे रहे हैं ये बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स हैं, ये कोऑर्डिनेट पर नहीं है। आप ध्यान से देखें, dxy, dyz और dxz ये कोऑर्डिनेट पर नहीं है, बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स हैं। जबकि dx² y² और dz² ये आपको कोऑर्डिनेट पर दिखाई दे रहे होंगे। dx² y² ये किस पर दिख रहा है, x और y कोऑर्डिनेट पर, और dz² z कोऑर्डिनेट पर दिखाई दे रहा है। तो ये dxy, dyz, dxz इनको मिलाकर T2g ऑर्बिटल्स कहते हैं, और ये dx² y² dz² को क्या कहते हैं, ईजी ऑर्बिटल्स कहते हैं। डबल डंबल शेप होते हैं। इनमें जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी आपको दिख रहा है, ये यहाँ जहाँ सेंटर है यहाँ दोनों पर, यहाँ ये लोब्स आपस में मिल रही हैं, यहाँ पर पाए जाने की संभावना 0 होगी, और जहाँ लोब्स दिखाई दे रही हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। फिर वही बात जो पी के संदर्भ में हमने की थी, जैसे पी एक्स, पी वाई और पी जेड, इन सब की ऊर्जा समान होती है, उसी प्रकार से इन 5 डी कक्षकों की ऊर्जा भी समान होती है। ये समभ्रंश कक्षक कहलाते हैं या ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। आज की इस कक्षा में हमने क्या सीखा, सबसे पहले हमने सीखा द्रव्य कणों का द्वैत व्यवहार, फिर हमने सीखा हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, जिसमें हमने सीखा कि हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत माइक्रो पार्टिकल्स पर लागू होता है। उसमें हमने सीखा था कि किसी भी कण की स्थिति और संवेग को एक साथ सही यथार्थता से मापा जाना संभव नहीं है। फिर हमने बात की श्रोडिंगर तरंग समीकरण की, उसमें हमने साई और साई स्क्वायर की बात की, यानी कि तरंग और तरंग फलन के बारे में बात की। तरंग फलन में हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद हमने
शेप ऑफ ऑर्बिटल्स की बात की। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स से फिर हमने क्वांटम नंबर्स की बात की। हमने कहा कि कुल 3 क्वांटम संख्याएं हैं, जिसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर या जिसको दिगंशीय क्वांटम संख्या, और तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं, उसकी हमने बात की थी। उसके आधार पर हमने भी यह भी सीखा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम किसी भी परमाणु के आकार को बता सकते हैं, उस कोश की ऊर्जा के बारे में हम जानकारी दे सकते हैं। जब एजीमुथल क्वांटम नंबर की बात की तो हमने कहा कि यह आकृति के बारे में बताता है, किसी भी उपकोश की आकृति किस प्रकार की होगी, उसका शेप क्या होगा, उसके बारे में बताता है। और जब हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात की तो हमने कहा ये क्या दर्शाता है, ये अभिविन्यास को दर्शाता है कि वो एक्स कोऑर्डिनेट पर या वाई कोऑर्डिनेट या जेड कोऑर्डिनेट कहाँ पर उपस्थित है, उसके बारे में जानकारी देता है। फिर हमने कहा कि इनके बाद भी एक उपकोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन दोनों इलेक्ट्रॉन को स्पष्ट करने के लिए एक चौथी क्वांटम संख्या दी, वो कहलाती है स्पिन क्वांटम नंबर या प्रचक्रण क्वांटम संख्या, जिसको हमने कहा वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 2 प्रकार से स्पिन कर सकते हैं। उसको +½ और -½ उनकी वैल्यूज़ थी, जिसमें हमने एक एरो अपवर्ड डायरेक्शन में और एक उसको हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में बताया। फिर हमने सीखा कि s ऑर्बिटल को कैसे पहचानेंगे, वो गोलाकार होता है। फिर हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन प्रोबेबल डेंसिटी न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर जाते हैं वैसे वैसे कम होती चली जाती है। 1s और 2s ऑर्बिटल कैसे बने, उनके बारे में जाना। फिर हमने p ऑर्बिटल की बात की कि वो डंबल शेप होते हैं। ये 3 होते हैं, px, pi और pz। ये ऊर्जाओं में समान होते हैं लेकिन इनका अभिविन्यास अलग अलग होता है। और फिर उसके बाद अंत में हमने d ऑर्बिटल की बात की। d कक्षक 5 होते हैं, dxy, dyz, dxz, dx² y² और dz²। और ये पांचों भी समभ्रंश होते हैं, केवल इनका क्या अंतर होता है, अभिविन्यास में अंतर होता है। ये सब हमने इस कक्षा में सीखा। अगली कक्षा में हम क्या सीखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन का भरा जाना है, किसी भी परमाणु में जो कोश हैं या उपकोशों में इलेक्ट्रॉन का भरा जाना है, उसमें कौन सा नियम लागू होता है। उसमें पाउली के अपवर्जन का नियम, हुंड की अधिकतम बहुगता का नियम, आपबाउ प्रिंसिपल, n+l रूल, और इसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फील्ड ऑर्बिटल, उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।